चैप्टर 16 क्रेटर के नीचे साहपूर्वक। रात का खाना जल्दी जल्दी खाया गया और छोटी सी टोली ने खुद को यथासंभव बेहतर तरीके से संभाला। बिस्तर सख्त था, आश्रय बहुत मजबूत नहीं था और समुद्र तल से 5000 फीट ऊपर हमारी स्थिति चिंताजनक थी। फिर भी मैं विशेष रूप से अच्छी तरह सोया। यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी रातों में से एक थी और मुझे सपने भी नहीं आए। अगली सुबह हम तेज हवा में आधे जमे हुए थे, लेकिन एक शानदार सूरज की रोशनी के साथ। मैं अपने ग्रेनाइट बिस्तर से उठा और उस शानदार नज़ारे का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया जो मेरे सामने खुला था। मैं स्नेफेल्स की सबसे दक्षिणी चोटी के शिखर पर खड़ा था। मेरी नज़र पूरे द्वीप पर थी। एक ऑप्टिकल नियम के अनुसार जो सभी बड़ी ऊंचाइयों पर लागू होता है, किनारे ऊपर उठे हुए और बीच नीचे की ओर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हेलबेस्मर का कोई उभरा हुआ नक्शा मेरे पैरों के पास पड़ा हो। मैं हर दिशा में एक दूसरे को काटती गहरी घाटियां, निचली दीवारों जैसी खड़ी चट्टानें, तालाबों में बदली झीलें, नदियों का धाराओं में बदल जाना देख सकता था। मेरे दाहिनी ओर असंख्य ग्लेशियर और असंख्य चोटियां थीं, जिनमें से कुछ पर धुएं के पंख जैसे बादल छाए हुए थे। बर्फ की चादरों से लदे इन अंतहीन पहाड़ों की लहरदार सतह किसी तूफानी समुद्र की याद दिलाती थी। अगर मैं पश्चिम की ओर देखता, तो वहां समुद्र अपनी पूरी भव्यता में फैला हुआ था, जैसे कि उन झुंड जैसे शिखरों का एकमात्र विस्तार। आंखें मुश्किल से बता पाती थीं कि बर्फीली चोटियां कहाँ खत्म होती हैं और झागदार लहरें कहाँ शुरू होती हैं। मैं इस तरह उस अद्भुत परमानंद में डूबा हुआ था जो सभी उच्च शिखरों से मन में विकसित होता है, और अब बिना किसी चक्कर के, क्योंकि मैं प्रकृति के इन उदात्त पहलुओं का आदी होने लगा था। मेरी चकाचौंध भरी आंखें सूर्य की किरणों की चमकीली बाढ़ में नहा रही थीं। मैं भूल रहा था कि मैं कहाँ और कौन हूँ, कल्पित बोनों और सिल्फों का जीवन जीने के लिए स्कैंडिनेवियाई अंधविश्वासों की काल्पनिक रचना। मैं ऊंची ऊंचाइयों के उदात्त आनंद से नशे में था, बिना उस गहन रसातल के बारे में सोचे जिसमें मैं जल्द ही डूबने वाला था। लेकिन हंस और प्रोफेसर के आने से मैं चीजों की वास्तविकताओं से वापस आ गया, जो शिखर पर मेरे साथ शामिल हुए। मेरे चाचा ने मुझे सुदूर पश्चिम में एक हल्की भाप या धुंध भूमि जैसा कुछ दिखाया, जो दूर पानी के क्षितिज को घेरे हुए था। ग्रीनलैंड, उसने कहा। ग्रीनलैंड, मैंने चिल्लाकर कहा। हाँ, हम वहां से केवल 35 लीग दूर हैं, और बर्फ पिघलने के दौरान उत्तर से बर्फ के मैदानों द्वारा उठाए गए सफ़ेद भालू आइसलैंड तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इसकी परवाह मत करो, यहाँ हम स्नेफेल्स के शीर्ष पर हैं और यहाँ 2 चोटियाँ हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण। हंस हमें बताएगा कि हम अभी जिस पर खड़े हैं उसका नाम क्या है। प्रश्न पूछे जाने पर हंस ने उत्तर दिया, स्काटारिस। मेरे चाचा ने मेरी ओर विजयी दृष्टि से देखा। अब क्रेटर की ओर। वह चिल्लाया। स्नेफेल्स का गड्ढा एक उल्टे शंकु जैसा दिखता था, जिसका मुंह आधा लीग व्यास का हो सकता है। इसकी गहराई लगभग 2000 फीट लग रही थी। कल्पना कीजिए कि इस तरह के जलाशय का स्वरूप कैसा होगा, जो पूरी तरह भरा हुआ है और गड़गड़ाहट के बीच तरल आग से बह रहा है। फनल का निचला हिस्सा लगभग 250 फीट की परिधि में था, इसलिए कोमल ढलान के कारण इसके निचले किनारे तक बिना किसी कठिनाई के पहुंचा जा सकता था। अनजाने में मैंने पूरे गड्ढे की तुलना एक विशाल खड़ी मोटा से की, और इस तुलना ने मुझे बहुत भयभीत कर दिया। ये कैसा पागलपन है, मैंने सोचा। एक मोटा में उतरना, संभवतः एक भरी हुई मोटा में, और एक क्षण की सूचना पर हवा में उछाल दिया जाना। लेकिन मैंने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। हंस ने पूरी शांति के साथ फिर से बढ़त बना ली और मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ा। नीचे उतरने में सुविधा के लिए हंस ने सर्पिल पथ से शंकु के नीचे अपना रास्ता बनाया। हमारा मार्ग विस्फोटक चट्टानों के बीच से होकर गुजरा, जिनमें से कुछ अपने ढीले बिस्तरों से हिलकर रसातल में उछलते हुए नीचे गिरे, और उनके गिरने से उनकी तेज और स्पष्ट तीक्ष्णता के लिए उल्लेखनीय गूंज उठी। शंकु के कुछ हिस्सों में ग्लेशियर थे। यहाँ हंस ने केवल अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ते हुए, लोहे की नुकीली डंडी से रास्ता बनाते हुए, उसमें किसी भी दरार का पता लगाया। विशेष रूप से संदिग्ध मार्गों पर हमें एक लंबी रस्सी से एक दूसरे से जुड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा,
ताकि कोई भी व्यक्ति जो अपने पैर को चूक गया हो उसे उसके साथियों द्वारा रोका जा सके। ये ठोस संरचना विवेकपूर्ण थी, लेकिन इससे सभी खतरे दूर नहीं हुए। फिर भी नीचे उतरने में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद गाइड के लिए अज्ञात खड़ी चट्टानों से नीचे उतरते समय यात्रा बिना किसी दुर्घटना के पूरी हो गई, सिवाय एक रस्सी के कुंडल के खो जाने के, जो एक आइसलैंड वासी के हाथ से छूट गया और खाई के नीचे जाने वाले सबसे छोटे रास्ते से होकर गुजरा। दोपहर के समय हम पहुंच गए। मैंने अपना सिर उठाया और सीधे अपने ऊपर शंकु का ऊपरी छिद्र देखा, जो बहुत छोटी परिधि का लेकिन लगभग पूरी तरह गोल आकाश का एक हिस्सा बना हुआ था। किनारे पर सरिस की बर्फीली चोटी दिखाई दे रही थी, जो अंतहीन अंतरिक्ष के सामने स्पष्ट और स्पष्ट रूप से खड़ी थी। गड्ढे के तल पर 3 चिमनियां थीं, जिनके माध्यम से इसके विस्फोटों में स्नेफेल्स ने अपनी केंद्रीय भट्टी से आग और लावा को बाहर निकाला था। इनमें से प्रत्येक चिमनी 100 फीट व्यास की थी। वे हमारे सामने हमारे रास्ते में खड़ी थीं। मेरे पास उनमें से किसी को भी नीचे देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन प्रोफेसर लिडेनब्रोक ने जल्दी से तीनों का निरीक्षण किया था। वह हौंफ रहा था, एक से दूसरे के पास भाग रहा था, इशारे कर रहा था और असंगत भाव बोल रहा था। ढीले लावा चट्टानों पर बैठे हंस और उसके साथी उसे उतने ही आश्चर्य से देख रहे थे जितना वे व्यक्त कर सकते थे, और शायद उसे एक भागा हुआ पागल समझ रहे थे। अचानक मेरे चाचा चिल्ला उठे। मुझे लगा कि उनका पैर फिसल गया होगा और वे किसी गड्ढे में गिर गए होंगे। लेकिन नहीं, मैंने देखा कि वे हाथ फैलाए हुए और पैर फैलाए हुए गड्ढे के बीच में खड़ी ग्रेनाइट की चट्टान के सामने खड़े थे, बिल्कुल प्लूटो की मूर्ति के लिए तैयार किए गए आसन की तरह। वे एक स्तब्ध व्यक्ति की तरह खड़े थे, लेकिन जल्द ही स्तब्धता उन्माद में बदल गई। एक सल, वह चिल्लाया। आओ, आओ। मैं भाग गया। हंस और आइसलैंडवासी कभी नहीं हिले। देखो, प्रोफेसर चिल्लाया, और उनके आश्चर्य को साझा करते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी खुशी को मैंने ब्लॉक के पश्चिमी चेहरे पर रूनिक अक्षरों में, जो युगों के बीतने के साथ आधे से अधिक नष्ट हो गए थे, ये 3 बार शापित नाम पड़ा, अर्नेस सक्नुसेम। मेरे चाचा ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें अब भी संदेह है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं पूरी तरह से अवाक और भयभीत होकर चुपचाप अपनी लावा सीट पर लौट आया। यहाँ विनाशकारी सबूत थे। मैं कितनी देर तक पीड़ादायक विचारों में डूबा रहा, यह मैं नहीं बता सकता। मुझे बस इतना पता है कि जब मैंने फिर से अपना सिर उठाया, तो मैंने क्रेटर के नीचे केवल अपने चाचा और हंस को देखा। आइसलैंड के लोगों को विदा किया जा चुका था और वे अब स्नेफेल्स की बाहरी ढलानों से उतरकर स्टेपी की ओर लौट रहे थे। हंस एक चट्टान के नीचे लावा के बिस्तर में शांति से सो रहा था, जहां उसने अपने लिए एक उपयुक्त सोफा ढूंढ लिया था, लेकिन मेरे चाचा पिंजरे में बंद जंगली जानवर की तरह गड्ढे के तल पर चहलकदमी कर रहे थे। मुझमें न तो उठने की इच्छा थी और न ही ताकत, और गाइड के उदाहरण का अनुसरण करते हुए मैं एक दुखी नींद में चला गया, ये सोचकर कि मैं अशुभ आवाज़ें सुन सकता हूँ या पहाड़ की गहराई में कंपन महसूस कर सकता हूँ। इस प्रकार क्रेटर में पहली रात बीत गई। अगली सुबह शंकु के शिखर पर एक धूसर, भारी, बादल वाला आकाश झुका हुआ लग रहा था। मुझे पहले प्रकृति के दिखावे से यह पता नहीं चला, लेकिन मुझे अपने चाचा के उग्र क्रोध से यह पता चला। मुझे जल्द ही इसका कारण पता चल गया और मेरे दिल में फिर से उम्मीद जगी। इस कारण से हमारे सामने खुले 3 रास्तों में से एक को सक्नुसेम ने ले लिया था। क्रिप्टोग्राम में बताए गए विद्वान आइसलैंडर के संकेत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जून के महीने के आखिरी दिनों में स्काटारिस की छाया उस खास रास्ते को छूने आई थी। इसलिए उस तीक्ष्ण शिखर को एक विशाल सूर्य घड़ी का प्रतीक माना जा सकता है, जिससे किसी निश्चित दिन पर पड़ने वाली छाया पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाला मार्ग दिखाती है। अब ना सूरज, ना छाया, और इसलिए कोई गाइड भी नहीं। ये 25 जून था। अगर सूरज 6 दिनों तक बादलों से घिरा रहा तो हमें अपनी यात्रा अगले साल तक के लिए टालनी पड़ेगी। यदि मैं प्रोफेसर की क्रोधित अधीरता का चित्रण करने का प्रयास करता, तो मेरी सीमित वर्णन शक्तियां विफल हो जातीं। दिन ढलता गया और गड्ढे के तल पर कोई छाया नहीं पड़ी। हंस ने जो स्थान चुना था
वहां से वह नहीं हिला। फिर भी वह खुद से पूछ रहा होगा कि हम किसका इंतजार कर रहे थे, अगर उसने खुद से कुछ पूछा भी। मेरे चाचा ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी निगाह हमेशा ऊपर की ओर लगी रहती थी, जो उस पार के धूसर और धुंधले स्थान में खोई रहती थी। 26 तारीख को अभी कुछ नहीं हुआ। पूरे दिन बारिश और बर्फ गिरती रही। हंस ने लावा के टुकड़ों से एक झोपड़ी बनाई। शंकु के किनारों से गिरते हजारों झरनों और झरनों को देखने में मुझे एक दुर्भावनापूर्ण आनंद महसूस हुआ, और हर पत्थर से उठने वाले बहरे निरंतर शोर को देखकर जिससे वे टकराते थे। मेरे चाचा का क्रोध सीमाहीन था। यह उनसे भी अधिक नम्र व्यक्ति को परेशान करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि यह लगभग बंदरगाह के भीतर ही डूब रहा था। लेकिन स्वर्ग कभी भी मिश्रित दुख नहीं भेजता है, और प्रोफेसर लिडेनब्रोक के लिए उनकी हताश चिंताओं के अनुपात में संतुष्टि थी। अगले दिन आसमान फिर बादलों से घिरा था, लेकिन 29 जून को, महीने के आखिरी दिन, चांद के बदलने के साथ ही मौसम में भी बदलाव आया। सूरज ने गड्ढे में रोशनी की बाढ़ ला दी। हर पहाड़ी, हर चट्टान और पत्थर, हर उभरी हुई सतह उस चमकती हुई धारा में अपना हिस्सा ले रही थी और अपनी छाया जमीन पर डाल रही थी। उन सबके बीच स्काटारिस ने अपनी नुकीली कोणीय छाया डाली, जो चमकते हुए गोले की विपरीत दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मेरे चाचा भी मुड़े और उसके पीछे चले गए। दोपहर के समय, जब यह अपने सबसे छोटे विस्तार पर था, यह आया और धीरे से मध्य चिमनी के किनारे पर गिर गया। वह है, प्रोफेसर चिल्लाया। उन्होंने डेनिश भाषा में कहा, अब विश्व के केंद्र की बात करें। मैंने हंस की ओर देखा, ये जानने के लिए कि वह क्या कहेगा। फोरुट, उसका शांत उत्तर था। आगे बढ़ो, मेरे चाचा ने उत्तर दिया। 1:13 हो रहे थे।